तिब्बत यात्रा। इसके लेखक हैं आचार्य राहुल सांग्रतायन। मेरी तिब्बत यात्रा में 5 खंड हैं। पहला है ल्हासा से उत्तर की ओर, दूसरा चांग की ओर, तीसरा शक्य की ओर, चौथा एनम की ओर और 5वां नेपाल की ओर। आज हम पढ़ेंगे पहला खंड ल्हासा से उत्तर की ओर। ल्हासा से उत्तर की ओर। पया फेनबो 30-7-34। आचार्य जी ने अपने मित्र आनंद जी को एक पत्र लिखा, तो ये उस जगह का नाम है पया फेनबो और 30-7-34 उस समय की तारीख है, यानी कि 30 जुलाई 1934। प्रिय आनंद जी, कलिम्पोंग से ल्हासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। ल्हासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के एक भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभिसमय अलंकार टीका और वादन्याय टीका को खोज पाने का सौभाग्य मिला। दोनों पुस्तकों के फोटो ले लिए। एक कॉपी अपने पास रख नेगेटिव सहित एक प्रति पटना के श्री जायसवाल जी के पास भेज दी है। अब की बार यहाँ भिक्षुओं तथा गृहस्थों ने नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण भी संग्रह कर रहा हूँ। बहुत कुछ कर चुका हूँ। तिब्बत में चित्रकला पर एक लेख लिख चुका हूँ, जो किसी हिंदी पत्र में भेज दूंगा सचित्र। साथ ही यहाँ के चित्रकारों के सभी रंग, उनके बनाने के ढंग, तूलिका आदि का संग्रह किया है। तिब्बती भाषा की दूसरी और तीसरी पुस्तक को छापने के लिए कलकत्ते भेजा था। रास्ते में उसी थैले में किसी ने शराब रख दी, जिससे भीगकर पुस्तक के कितने ही भाग अपाठ हो गए। विनय पिटक के हिंदी अनुवाद को भी आदमी के हाथ ही ज्ञाची, जहाँ की अंग्रेजी डाक खाना है, भेजा है। देखिए सकुशल पहुँच जाए तब, नहीं तो योगिनी डाकनी के मुल्क में कहीं फिर बोतल लुढ़क गई तो वह भी राम राम सत्य। अपने राम ने तो कसम खा रखी है कि यदि लिखी हुई कोई पुस्तक एक बार गुम या नष्ट हो जाए तो फिर उसमें हाथ नहीं लगाना। हाँ, तो फेम्बो का पुराना नाम था फन्यूच की यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम्बो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रसिद्ध पंडित सर्वा तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि शर्वा मरने के बाद जरूर नरक में गया। इतने से भी फेम्बो हमारे जैसे नास्तिकों के लिए चा छेम्पो यानी परम पवित्र ठहरा, किंतु उतने ही से शायद है जानिब इधर तशरीफ़ ना लाते। मालूम हुआ कि इधर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक के कितने ही विहार हैं, जिनमें रीडिंग में तो निश्चित ही थोड़ी सी तालपत्र की पुस्तकों के होने की बात बतलाई गई है और संभावना औरों में भी है। वस्तुतः यही कारण है इधर आने का। जब पुस्तक के लिए आना था तो उसके लिए विशेष तैयारी करनी जरूरी थी। यद्यपि सभी पुराने मठों के लिए पुस्तकें दिखाने आदि के काम के लिए भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है, किंतु अभी उसमें कुछ देर थी। भोट सरकार यानी कि जो अभी भूटान देश है वर्तमान में, वो और उसके आसपास का क्षेत्र और
तिब्बत के आसपास का क्षेत्र, उसमें वोट जाति के लोग रहते थे। तो उस टाइम पर उसको जो गवर्नमेंट थी उनकी, उसको वोट सरकार ही कहते थे। किंतु अभी उसमें कुछ देर थी, इसलिए यह 2 सप्ताह की यात्रा उसके बिना ही करनी पड़ रही है। हाँ, वोट के वर्तमान राजा रेडिंग रिम्पोछे ने एक पत्र अपने रेडिंग मठ के लिए दे दिया है और सिक्किम की महारानी के भाई रकसा कुसुम ने तमलुंग के लिए चिट्ठी दे दी है। इसी तरह से 2-3 और चिट्ठियां मिल गई हैं। चिट्ठियों के बाद दूसरा प्रश्न था साथी सवारी का। छू सर के स्वामी साहू पूर्णमान ने अपने 6 खच्चरों तथा खच्चर वाले को दे दिया। सवारी का प्रश्न तो इस प्रकार हल हो गया। रहा साथियों का, इसके सिवा एक फोटोग्राफर की भी आवश्यकता थी। हमारा रोलेफ्लेक्स कैमरा पुस्तकें छापने से इनकार करता है। सौभाग्य से लहासा के फोटोग्राफर श्री लक्ष्मी रत्न ने चलना स्वीकार कर लिया, किंतु अभी एक और साथी को जैसे इंची मिंची जरूर ही ले जाना था, क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहां संख्या और पिस्तौल बंदूक ही हमारी रक्षा कर सकती है। हमारे खच्चरों के सरदार सोनम ग्याल मच्छन पुण्यध्वज खाम के पूर्वी तिब्बत के हैं, जहाँ की कहावत है, तुम अपने ही भरोसे पर जी सकते हो। उन पर पूरा भरोसा है। अपने राम तो हथियार बांध ही नहीं सकते। हाँ, जो चौथे साथी मिले उनका जन्म स्थान अमदोका है, जहाँ पर भी गोली गट्ठा लेकर 90-100 आदमी मिलकर ही मंजिल तय कर सकते हैं, किंतु वे भी तलवार के धनी नहीं हैं। गेन दुन छोफैल यानी कि संघ धर्मवर्धन, यही उनका नाम है। अच्छे चित्रकार हैं तथा इतिहास और न्याय शास्त्र में अच्छा प्रवेश रखते हैं। कह सुनकर उनके कंधे से भी एक 7 गोली की पिस्तौल एवं कारतूसों की माला लटकाई गई। श्री लक्ष्मी रत्न को लोग नातीला के नाम से जानते हैं। उनकी नानी नाती कहा करती थी। फरिश्तों ने लासा पहुंचने पर इस नाम को यहाँ पहुंचा दिया। फिर लाजी जोड़कर भोटवासियों ने उन्हें नातीला बना दिया। बुढ़ापे तक अब उन्हें नातीला ही होकर रहना है। हाँ, तो नातीला को बहुत ऐतराज़ था एक छोटा सा 7 गोली का तमंचा बांधने पर। उनका कहना था, हमारी छाती पर बराबर मीटीकू। ये मीटीकू क्या है? 11वीं शताब्दी के आचार्य स्मृति ज्ञान कीर्ति के नाम से फर्जी बनवाई मिट्टी की छोटी मूर्ति ही रहती है। हमारे ऊपर गोली नहीं लग सकती कहने पर उन्होंने पिस्तौल द्वारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। खैर, किसी तरह वे भी पिस्तौल लटकाने को राजी हुए। सोनम ग्याल मच्छन, उच्चारण सोनम गयंच, ने कहा कि 18वीं तिथि छठे मास की 30 जुलाई को चलना अच्छा है। 20 को थम सुना जाएगा और आगे भी शायद अच्छी नहीं है। इस प्रकार आज 8:30 बजे तैयारी करते कराते लहासा से निकले। साथ में फेम्बो में चराई के लिए चूसिनसर के बाकी 6 खच्चर तथा उनका दूसरा आदमी था। आजकल वर्षा ऋतु है। भूले भटके कितने ही बादल हिमालय के इस पार भी आ पहुंचते हैं और मैदान और पहाड़ जिधर देखो उधर ही हरी मखमली छोटी छोटी घास बिछी हुई है। भोट देसियों को इस सपंग हरियाली पर नाच करना बचा है। 3 मास के लिए तो यहाँ की पर्वतमालाएं अद्भुत सौंदर्य धारण कर लेती हैं। हरी घासों के अतिरिक्त कहीं कहीं पीले नीले फूल भी फूले दिखाई पड़ते हैं। लहासा के बाद पहला घर तपची का आया। यहीं भोट सरकार की टकसाल तथा सैनिक कार्यालय है। टकसाल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। पहले सिपाही भी थे, किंतु इधर अनावश्यक होने से उन्हें छुट्टी मिल गई है। शायद तुमने सुना होगा कि लहासा में जल से बिजली भी पैदा की जाती है। पैदा करने वाले चल बसे, नहीं तो उनका इरादा था लहासा को विद्युत से आलोकित करने का। चीन आ ही रहा है और आ रहे हैं पनछेन रिम्पोछे।
टशी लामा भी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि बिज्जू देवी का कदम ल्हासा में पहुंच जाए। खैर अभी तो इस बिजली से टकसाल तथा तपची के कार्यालयों में ही प्रकाश हो रहा है। तपची से आगे पहाड़ की जड़ में हरे भरे खेतों के बीच एक घर मिला। फिर दाहिनी ओर की कोने वाली उपत्यका में सहस्त्रों हरे भरे खेतों की सीढ़ियों को छोड़ते हम बाईं ओर नदी पार हो हल्की चढ़ाई चढ़ने लगे। एक फलहीन किंतु सुंदर बाग आया और तब चीज से 3 मील आने पर बिजली बत्ती की माँ लोक शुई आमा हमें मिली। एक मामूली से घर में पानी द्वारा पहिया घूम रहा है और बिजली पैदा हो रही है। पानी तो इतना काफ़ी है कि उससे सारे ल्हासा को रोशन करके भी बिजली बची रह सकती है। उससे जरा ही ऊपर पानी पार कुछ नए किंतु टूटे फूटे मकान मिले। मालूम हुआ बिजली देवी के लिए पहले अच्छे अच्छे मकान बने थे, किंतु उन्हें भी पसंद न आए और वे नष्ट हो गए और अब उनके लिए टूटी मड़ैया मिली है। असल में तो चाहिए था जोशी को फांसी दे देना, क्योंकि उसने ऐसी बुरी साइत बताई। कुछ दूर और ऊपर चढ़ने पर एक वृक्ष रहित आखिरी गांव मिला और फिर जोत यानी पास तथा उसके 4-5 मील इस पार एक भी गांव नहीं है। अब चढ़ाई भी कुछ कठिन थी और ऊंचाई के कारण हवा के पतलेपन से जानवरों का भी दम अधिक फूल रहा था। एक और बेरास्ते चलती 50-60 चमरिया यानी याक काला दाग सा बना रही हैं। उपत्यकाएं और उनकी बेटी पोतियां सभी घन नील वासना थीं, सिर्फ थीं। यद्यपि दूर दूर पर सफ़ेद भेड़ों के झुंड चल रहे थे, किंतु न हिलने डुलने के कारण वे जहाँ तहाँ पड़े पत्थर ही जान पड़ते थे। पिछले वर्ष दलाई लामा फेम्बे पधारे थे, इसलिए रास्ता बनाया गया था। बल्कि हमारे दोस्त कादिर भाई हैं कहने के मुताबिक तो उस पर मोटर चल सकती है। आपको शायद ल्हासा के दलाई लामा के लिए 3 मोटरों का आना मालूम है। उसी अपशकुन से कुछ लोग कहते हैं दलाई लामा को शरीर त्याग करना पड़ा और उनके कृपापात्र कुंभ में लाखों को, जो बिजली मोटर जैसी खुराफातें सोचा करते थे, सर्वस्व में हाथ धो एक कोने में निर्वासित होना पड़ा। रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है, गोला यही इस जोत का नाम है, कि ऊस चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर ल्हासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र। दूर क्षितिज के अंत तक सहस्त्रों पर्वत शिखर थे, जो तिब्बत देश को सहस्त्र शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फनयुल, वस्तुतः फनयुल का मतलब है हित का देश है। अब हरी उतराई शुरू हुई। जोत पर हम 1:30 बजे पहुँचे थे। तब से 4:30 बजे तक उतराई ही उतराई रही। बिना वृक्षों के कुछ घर छोड़कर हम और नीचे उतरे और पाया पहुँच गए। हमारे साथ ही संग धर्मवर्धन तभी से दिमाग लड़ा रहे कि पाया का अर्थ क्या है, किंतु हमारा कहना है पाया का अर्थ पाया ही है। इतनों मेहनत से जो पाया और बिना चोरों की गोली का शिकार हुए पाया।